Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the question paper of JSSC CGL 2024 GS questions. Okay, in this video, we will be discussing the questions from 1 to 50. Question number 1 to question number 50. So let us start. Question number 1 is about the article. So question is, which article of the Indian Constitution pertains to the oath or affirmation by the governor? ठीक है, तो हमें पता है कि जो राज्यपाल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 159. ओके, सो आंसर सी विल बी करेक्ट. आर्टिकल 159 रिलेट्स टू oath and affirmation by the governor. ठीक है, oath and affirmation by the governor. So our correct answer will be option C. Option C is correct answer. ठीक. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? which constitutional amendment added the 11th fundamental duty in the constitution? जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जोड़ा गया? ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे संविधान में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, जो कि किससे है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है हमारा? ठीक है, 86 क्या है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा क्या है? दिस प्रोविजन ऑफ एजुकेशन बाय द पेरेंट्स. ठीक है, तो इससे रिलेटेड है हमारा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो हमें पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी रिलेटेड है. ठीक है, अशोक मेहता कमेटी भी रिलेटेड है और थुंगन कमेटी भी रिलेटेड है. ठीक है, थुंगन कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड था. और वाई के अलग कमेटी किससे रिलेटेड था? तो ये पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड था. दिस इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन. So our answer C will be correct. At present, how many states have legislative council? अभी हाल प्रेजेंट में कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? ठीक है, तो पहला कहाँ पे है? हमारे यूपी में है, बिहार में है, यूपी बिहार महाराष्ट्र में है. ठीक है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना हो गया, यूपी बिहार महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश हो गया. ठीक है, कर्नाटका हो गया. टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. फोर का क्या है? ऑप्शन बी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हु हैज द अथॉरिटी टू डिसॉल्व द लोकसभा? हमें पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो 5 का आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट? ठीक है, इन द 7th शेड्यूल. मतलब 7th शेड्यूल में हमारा क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है. ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि यूनियन लिस्ट में कौन सा है? तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस इन ऑयल फील्ड्स, ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, जो किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ठीक है, एग्रीकल्चर हमें पता है ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. ठीक है, कैपिटेशन टैक्सेस भी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. ठीक है, ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेबर ये किसका है? कंकरेंट लिस्ट में है. ठीक है, ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में है. तो 6 का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 7th में आता है, हु पब्लिशेस ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? तो ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. ठीक है, पब्लिश करता है. सो 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद हमारा आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ ब्लैक सी? हम मैपिंग सेक्शन में देख चुके थे कि ब्लैक सी का जो ट्रिक था वो क्या था? रोबट जेरू. ठीक है, तो रो से रोमानिया हो गया, बी से बुल्गारिया हो गया, टी से टर्की हो गया. तो रोमानिया शेयर करता है, बुल्गारिया शेयर करता है
और रशिया और यूक्रेन शेयर करता है। तो कौन शेयर नहीं करता है? तो मोल्डोवा शेयर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9 का विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, 9 का विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्टली, नॉट इस पे ध्यान देना जरूरी, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। ठीक है, ये बुक है और उसका ऑथर के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो किताब अल हिंद हमें पता है कौन लिखा है? अल बरूनी। किताब अल हिंद कौन लिखा है? अल बरूनी लिखा है। हुमायूं नामा कौन लिखा है? गुलुब्दीन बेगम लिखा है, ये करेक्ट है। ठीक है, किताब किताब अल रहला कौन लिखा है? इब्न बतूता लिखा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, पदशाम पदशाहनामा कौन लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? डी। सो ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा? डी। हमें क्या पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज डी जो है इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, फिर 10 में द कंसेप्ट ऑफ अनुवर्ता वाज एडवोकेटेड बाय। ठीक है, अनुवर्ता एक कंसेप्ट है जिसमें 5 प्रिंसिपल्स है जो बात करता है। ठीक है, अहिंसा हो गया, जैसे कि 5 प्रिंसिपल बात करें तो ये जैनिज्म का एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं अहिंसा, ठीक, सत्या, असत्या। अहिंसा मतलब अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना। ठीक है, असत्य मतलब कोई भी चीज छुपाना नहीं, अपरिग्रह मतलब कुछ चीज प्राप्त नहीं करना, मतलब धोखाधड़ी से। ठीक है, ब्रह्मचर्य और, ठीक है, तो ये सब हो गया, 5 चीज हो गया। ठीक है, तो अनुवर्ता किससे रिलेटेड है? ये जैनिज्म का कंसेप्ट है। ठीक है, अनुवर्ता। मैच द फ्लोइंग यूजिंग द कोड्स बिलो। एंशियंट साइट, एंशियंट साइट के बारे में और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। ठीक है, तो कौन कौन सा जो चीजें हैं कहाँ से मिली हैं वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड फील्ड हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है। तो वन कहाँ पे, वन ये प्लग फिल कहाँ से मिला है? कालीबंगान से मिला है, तो ये मैच हो जाएगा इससे। ठीक है, फिर डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? तो डॉकयार्ड हमारा लोथल से मिला है, डॉकयार्ड लोथल से मिला है। ठीक है, तो 2 किससे मैच हो गया? 2 हमारा 1 से मैच हो गया। ठीक है, और 1 हमारा किससे मैच हो गया? 2 से मैच हो गया। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है? अभी आगे जाते हैं। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ लग कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, ये कहाँ से मिला है? बनावली से, बनावली से मिला है। तो 3 कैसे मैच हो जाएगा? 4 से मैच हो जाएगा। तो कौन सा बच गया? बार ये बच गया, 4 3 में बच गया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से हम लोग करेक्ट देख लेते हैं। ए जा रहा है किस पे? 2 पे, तो ए जाएगा 2 पे, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, अभी 2 बचा। ए 2 पे, बी 1 पे, ये सही है। सी जा रहा है किस पे? सी जा रहा है 4 पे, सी जाएगा 4 पे। ठीक है, तो इसमें भी, हाँ, सी जाएगा 4 पे, तो ये कट गया। ठीक, कौन सा बचा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर इन रूलिंग डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल। ठीक है, तो पल्लवा डायनेस्टी का जो पल्लवा डायनेस्टी का जो कैपिटल था, ठीक है, वो कांची था। ठीक है, ये सही मैच है। पल्लवा का कांचीपुरम था। ठीक है, पांड्या का मथुरा था। ठीक है, ककातिया का वारंगल था। लेकिन जो यादवा का था ना, उसका कैपिटल देवगिरी था। ठीक है, ये मथुरा नहीं था। क्या था? दिस इज इनकरेक्ट, देवगिरी था। सो जो इनकरेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन सी। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देवगिरी। विच ऑफ द फ्लोइंग डांसेस इज आर नॉट इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो छाऊ है, ठीक, कालबेलिया है, मुदियत्तम है, ये थेयम नहीं है। ठीक है, थेयम कहाँ का डांस है? तो ये थेयम जो है हमारा केरला का है। ठीक है, छाऊ कहाँ का है? छाऊ उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, और कालबेलिया ये कहाँ का है? कालबेलिया ये हमारा राजस्थान का, यहाँ राजस्थान का है, ये ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का है। तो मधुयत्तम कहाँ का है? ये केरला का है, ये केरला का डांस है। ये भी केरला का है, बट इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया। ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा हो गया,
झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल, ये यहाँ बोला जाता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर। हमें पता है कि जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कश्मीर में रखा गया था, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का, हु वाज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ दैट। उस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में एक प्रेसिडेंट था और एक दूसरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट था। तो जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? वो सुमित्रा था, और जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट था वो था अशुघोषा, ठीक है, अशुघोष था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, हमें पता है, ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइंस। टीपू सुल्तान, हमें पता है, ठीक है, जो टीपू सुल्तान था वो मॉडर्न लाइंस पे एम्बेसीज बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा, ठीक है। तो हमें ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय किसके द्वारा? के किलापन, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन हमें पता है केशव केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ से एक भी ऑप्शन में नहीं है कृष्ण चंद्र सेन, ठीक है, यहाँ पे क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें बोला है कि हु ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइज्ड मार्च ऑन द मलबार कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930 में, ठीक है। जब साल्ट सत्याग्रह 1930 में छेड़ा गया था तो मलाबार कोस्ट पे कौन लीड कर रहा था मार्च को? तो वहां पे के किलापन लीड कर रहा था, के किलापन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है जोजिला पास, लोकेटेड में पता है लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ता है जोजिला पास? तो ये लेह को, लेह एंड श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है, जोजिला पास, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन जाएगा दोनों में। द हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड इन कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। किसका? द अरावली रेंज इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, इट स्ट्रेचेज अक्रॉस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, ठीक है। तो हमें पता है दिल्ली तो है उसमें, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से दिल्ली कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो इन सिटू कौन सा नहीं है बोटेनिकल गार्डन? ये क्या है? ये एक्स सिटू है, ठीक है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब क्या इन सिटू है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, ये इन सिटू है। यहाँ इसका मतलब कि जो नेशनल पार्क होता है वहीं पे एनिमल्स को रख के कंजर्वेशन किया जाता है, जबकि बोटानिकल गार्डन में कहीं और जगह पे सेट करके रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है ना कि एक स्पीसीज में, जैसे कि मान लो कोई बैगन या पोटैटो में कोई हानिकारक पॉल्यूशन है, ठीक है, तो जब उसको आदमी कंज्यूम करेगा, जो मेन कंज्यूम, जब उसको मेन ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसमें उस पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलता है बायो मैग्निफिकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन बी में क्या कहता है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये पॉपुलेंट इन द फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में जब पॉपुलेशन पॉल्यूटेंट इंक्रीज कर जाता है तो उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज में तो कहता है एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन उसमें हो जाना, ठीक है, या पॉल्यूशन हो जाना, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गाई हो जाता है। इन जबकि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर ऑक्सीजन का डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वाटर प्यूरिफाइड रहेगा, ठीक है, तो यूट्रिफिकेशन होगा ही नहीं।
सो ऑप्शन सी इज नॉट एसोसिएटेड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है इन ऑर्डर टू अराइव एट द मार्केट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में मिलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज अर्लीस्ट इवेंट टू टेक्स प्लेस। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट टू टेक प्लेस, तो इसमें ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेबी का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो सेबी का नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था। ठीक है, 1955 में। अब इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हुआ था 1949 में ही हो गया था, जब भारत का संविधान लागू होता तभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन 1953 में हो गया था हमारा, 1953 में। और जो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज था वो कब था, 1956 में। ठीक है, 1956 में। ये याद रखना डेट थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकता है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हुआ था, इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखने का चीज है, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कब होता है, 1956 में। और एयर इंडिया का 19, बेसिकली यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट किया गया है झारखंड में यूपीएससी का, तो यूपीएससी क्वेश्चन को रटना बहुत जरूरी हो जाता है। नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई 1955 में हो गया, इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 में। ये गेस करके भी हम लोग मार सकते थे इसको। तो नेशनलाइजेशन ऑफ एयर इंडिया 1953 में, और नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज कब हो गया, 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इफ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो दैट विल, अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर आरबीआई डिक्रीज करता है, ठीक है, तो बैंक के पास ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, मतलब लोन वगैरह देने के लिए, तो जो क्रेडिट क्रिएशन होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में अभी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के माध्यम से होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद सेकेंड में पढ़े थे ना, कि जो वाई के अलग कमिटी था वो किससे रिलेटेड था, तो पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स कल्चर फोरम। बेंगलुरु को डिक्लेयर किया गया। ठीक है, हम लोग करंट अफेयर में पढ़ चुके थे इसको। ठीक है, बेंगलुरु को अभी हाल ही में फर्स्ट इंडियन सिटी और टू बी द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड सिटीज कल्चर के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन कौन था, तो आईएनएस अरिहंत था। ठीक है, आईएनएस अरिहंत हमें पता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लैक लंग डिजीज अकर्स इन पीपल वर्किंग इन, ब्लैक लंग से हमें पता चलता है कि ये किससे रिलेटेड हो सकता है, गैस कीजिए। ठीक है, दो सेकंड का टाइम है आपके पास, गैस कीजिए कि ब्लैक लंग, तो ब्लैक कहाँ पे होता है, ब्लैक लंग कहाँ पे होगा, कोल माइंस में होगा। ये एग्जैक्टली सही भी है, इसको हम क्रॉस चेक भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, थायराइड ग्लैंड होता है सबसे लंबा हमारे बॉडी में। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द सिंकोना यील्ड ये ड्रग, सिंकोना ट्री से हमें पता है मलेरिया के लिए ड्रग निकलता है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो उसके बार्क को यूज किया जाता है। ठीक है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 33 में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट था, और 32 में हमारा ऑप्शन सी करेक्ट था। ठीक है, ए, ठीक है, हाइबरनेटिंग, ए हाइबरनेटिंग फ्रॉग रिस्पायर्स विद, एक हाइबरनेटिंग एक तरह का फ्रॉग होता है जो अपने स्किन से सांस लेता है। ठीक है, तो स्किन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइबरनेटिंग त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, एक हाइबरनेटिंग मेंढक किसके द्वारा सांस लेता है, तो त्वचा के द्वारा। ठीक है, आपको अगर हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी, और ऑप्शन तो यहाँ बता ही दे रहे हैं, तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द मेलोडियस साउंड ऑफ मेनी बर्ड्स कम्स फ्रॉम ए मिस्टीरियस ऑर्गन buried deep within their chest. Such a voice box of bird is also known as। ठीक है, देखो कई पक्षियों की मधुर ध्वनि, हिंदी में भी हम पढ़ देते हैं,
कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है। पक्षियों के ऐसे स्वर बॉक्स को कहा जाता है, ठीक है। तो पक्षियों के ऐसे स्वर बॉक्स को श्रिनिंग्स बोला जाता है, ठीक है, श्रिंग्स बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड श्रिंग्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये स्मॉल पाउच कंटेनिंग सिलिका जेल इज ऑफ्टन फाउंड इन बोटल्स। सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है। ये इसका काम क्या है, ये करता क्या है, तो ये मॉइस्चर जितना भी होता है ना मेडिसिन में, उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि जो मेडिसिन है वो ठीक रहे, ठीक है, मतलब सूखा रहे, गड़ा सड़े ना, ठीक है। तो सिलिका का मेजर जो काम होता है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द रिलीज ऑफ विच of the flowing into ponds and wells helps in controlling mosquitoes। तो एक गम्बूसिया फिश है, इसको बोलते हैं मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं हम लोग। ये बेसिकली क्या करता है ना, जितना भी मॉस्किटो का अंडा रहता है, लार्वा रहता है, उसको खा जाता है। उससे क्या होता है कि और मच्छर डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसको गोम्बेसिया फिश बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में भी था, ठीक है। द डोडो रेफस, इसका जो साइंटिफिक नाम है डोडो का, एक बत्तख टाइप का है जो कि फ्लाइटलेस, उड़ नहीं पाता है, ठीक है। ये क्या, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, रेफस कुकुलेटस। इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। ये कहाँ, ये मॉरिटस में एक बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये डोडो एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, ठीक है। ये बहुत न्यूज में रहता है और बहुत बार आ भी चुका है। एज पर IUCN इट इज कैटेगराइज अंडर विच कैटेगरी, तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ बात नहीं, रेयर इंडेंजर्ड कैटेगरी, ये खत्म हो चुका है ही नहीं। मॉरिटस में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोलता है, देखो, color of red, pink, blue and purple in vegetables and fruits comes mainly from which of the pigment। तो हमें पता है ग्रीन किसके आता है, तो क्लोरोफिल के कारण आता है, तो ऑप्शन सी इज डिस्कार्डेड, ठीक है। एंथोसायनिन्स के कारण आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 40 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रास, पीतल, ब्रास मतलब पीतल गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इन एयर। ये लुसेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा आंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण वो रिएक्शन करता है और मतलब उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, और झड़ने लगता है, ठीक है, बरास। देखो, हाँ, अरे ये तो बहुत, ये भी लुसेंट का क्वेश्चन है साइंस से, जो लुसेंट पढ़ा होगा अच्छे से वो कर लेके चला जाएगा। श्रेया टेबुलेटेड द 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनटू कैटेगरीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। माइक्रो मतलब जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है बॉडी को, ठीक है, और ये लार्ज अमाउंट में जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट किससे पाया जाता है, चावल से हमें चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम लोग चावल कितना खाते हैं, भरपेट खाते हैं, ठीक है। प्रोटीन के लिए भी हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, दाल हो गया, ठीक, वाटर हो गया, ये सब क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो में क्या होता है, विटामिन, जैसे कि हम लोग विटामिन दवा के रूप में लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी हो गया, ठीक है, मिनरल्स, हम लोग ये सब स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। लेकिन फैट क्या हो गया, फैट किसमें पाया जाता है, घी हो गया या मांस मछली हो गया, उसमें हम लोग कितना, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, फैट्स नहीं है, ठीक है। तो रॉन्गली कौन सा रखा गया है, तो फैट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। 43 में पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ प्लांट गिव्स अस द सैफरन। सैफरन पता है, सैफरन कश्मीर में उगता है बेसिकली, सैफरन, ठीक है। ये अस्टिग्मा से हमें ये अस्टिग्मा से हमें मिलता है सैफरन, ठीक है। अस्टिग्मा एक फूल का ही पार्ट होता है, उससे हमें लाल लाल कलर का स्टिग्मा मिलता है, सैफरन मिलता है, ठीक है। साल्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क। हमें पता है यार, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ये एकदम बना बना क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 का, क्यूर पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच। क्यूर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो भी मैग्नेट होता है ना, वो अपने प्रॉपर्टीज को छोड़ के पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके हिसाब से ऑप्शन कौन है हमारा। ए मेटल लूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो एकदम करेक्टली ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। द बेस यूज्ड एज एन एंटीसीड, ठीक है। एंटीसीड में कौन कौन सा बेस हमारा यूज किया जाता है, अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम। एंटीसीड बेसिकली मतलब जैसे कि आपको एसिडिटी हो जाता है, ठीक है, या जलन हो रहा है पेट में, तो उसको
शांत कराने के लिए जो जो यूज किया जाता है, उसमें हम बहुत सारा लिखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में जो भी होगा। तो एंटासिड में पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में हमारा सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड मैच हो रहा है, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन ऑक्टेन नंबर। अभी हाल ही में नितिन गडकरी के स्पीच में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्टेन नंबर के बारे में बता रहे थे कि इथेनॉल को जो ब्लेंड करते हैं तो उसका ऑक्टेन नंबर में अभी वृद्धि हुआ है, ठीक है, मतलब क्वालिटी उसका पेट्रोल का बढ़ा है। तो 47 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? सोडियम बेनोजेट का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये तो ऑब्वियस, ऑब्वियस नहीं है, बेसिकली लूसेंट में है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग, ठीक है। फायर प्रूफ क्लोथिंग को फायर प्रूफ क्लोथ क्लोथ कपड़ा को बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथ्स। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन रेड पॉइजन, ठीक है। तो रेड पॉइजन में कौन सा यूज किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड, जब जब किसी रेड को जिंक फॉस्फाइड दिया जाता है ना, तो उसके जिंक फॉस्फाइड उसके पेट में जाकर एक पॉइजनस गैस बना देता है, जिसके कारण रेड का डेथ हो जाता है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। याद रहेगा, जिंक फॉस्फाइड क्या करता है? जब रेड उसको इनहेल करता है तो उसके अंदर जाके उसके पेट में पॉइजनस गैस बना देता है, जिसके कारण रेड का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ से मैथ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हम लोग 1 से 50 तक का जितना भी जीएस क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जामिनेशन में भी आएगा, ठीक है। हमें पता है कि सीजीएल का एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहा है, एक 21 सितंबर को, एक 21 सितंबर को हुआ और एक 22 सितंबर को है, ठीक है। तो ये 21 सितंबर का क्वेश्चन था, जिनका भी एग्जाम 22 सितंबर को है, ठीक है। जो भी शिफ्ट में है वो चीज देख लें। और इसका भी जो भी एसीएफ का फॉर्म जो फिल किए हो, या तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो फॉर्म फिल किए हो, उसके लिए बेनिफिशियल ये साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करके। थैंक यू।